हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने संविधान के बारे में कुछ बातें की थी कि संविधान क्या होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और साथ ही हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की कि भारत में संविधान किस तरह से बनना शुरू हुआ। और हम लोगों ने इस क्रम में देखा था कि भारत में जो संविधान का विकास था वो दो चरणों में हुआ था। पहला था कंपनी के अधीन संविधान का विकास और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अधीन संविधान का विकास। तो ये दो चीज़ें हमको देखनी थी, जिसमें से हमने कंपनी के अधीन संविधान का विकास वो देख लिया था। और आज हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन किस तरह से भारत में संविधान का विकास हुआ था। तो इससे पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले कंपनी आई थी भारत में और इसने यहाँ पर रूल किया। और इस टाइम काल में और इस समय काल में कुछ कुछ संविधान का विकास होना शुरू हो गया था। और कंपनी को आधिकारिक रूप से ख़त्म करने के बाद ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि आज मैंने नोट्स बनाया है और आपको उस नोट्स से पढ़ाऊंगा, ताकि आप में से कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम होती है कि नोट्स किस तरह से बनाएं, तो शायद आप लोगों को ये देख के थोड़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राउन का शासन। इसका टाइम काल है 1858 से 1947 तक का। तो क्राउन के शासन में जो पहला अधिनियम बनकर भारत आया था वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये पहला अधिनियम था जो क्राउन के शासनकाल में भारत आया था। और इसके आने के बाद जो काम हुआ वो सबसे पहला काम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और अब महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इससे पहले जो कंपनी थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और अब जो थी महारानी, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो दूसरा काम हुआ, जो इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो अब भारत का गवर्नर जनरल पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का वायसराय नामक एक नया पद बना दिया गया, बस उसी का नाम चेंज कर दिया गया। और जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो आखिरी भारत का गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय भी था। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय परिषद का भी गठन किया गया, एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसके अलावा भारत का सचिव नामक एक नया पद बनाया गया। इसके अलावा प्रशासनिक दायित्व राज्य सचिव के अधीन कर दिए गए। अब क्या किया गया कि जो प्रशासनिक दायित्व थे यानी जो प्रशासनिक कार्य थे वो सारे काम सचिव के अधीन आ गए। जो राज्य का सचिव था उसके अधीन सारे प्रशासनिक कार्य आ गए थे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और इसकी जो भी पावर शक्ति थी उसको राज्य सचिव के अधीन कर दिया गया, यानी कि जो भी इसकी शक्ति थी वो अब राज्य सचिव के हाथ में आ चुकी थी। और जो भारत का राज्य सचिव था वो महारानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि था, यानी कि महारानी विक्टोरिया अपना राज्य सचिव चुनती थी और उसको भारत में इस पद के लिए चुन के भेजती थी। ठीक है। अब ये जो सारी घोषणाएं थी वो सब कहाँ की गई थी? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में की गई थी। टाइम था 1 नवंबर 1858 का और ये सब घोषणाएं लॉर्ड कैनिंग ने की थी। तो ये सारी घोषणाएं औपचारिक रूप से इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसी अधिनियम में भारत में बजट का प्रावधान किया गया, यानी कि ये पहली बार था जब भारत में बजट पेश किया गया था और इसको पेश करने वाले थे जेम्स विलियम। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो वो था 1860 में। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा अधिनियम बनकर भारत आया वो था, दूसरा अधिनियम था भारत 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ये दूसरा अधिनियम था जो बनकर इंग्लैंड से भारत आया। तो यहाँ पर जो सबसे पहला काम हुआ वो था भारतीय दंड संहिता की शुरुआत हुई, यानी कि आईपीसी की शुरुआत हो गई। इसके अलावा भारतीय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हुई और इस दौरान यहाँ पर 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? एक तो कलकत्ता में, दूसरा बॉम्बे में और तीसरा मद्रास में। तो इन तीनों जगह उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा यहाँ पर एक पोर्टफोलियो आयोग का गठन किया गया। तो इस आयोग के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत का विभागीकरण किया था 1862 में। इसके अलावा 1862 में ही लॉर्ड कैनिंग ने एक विधान परिषद का भी गठन किया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति की। ये तीनों सदस्य भारतीय थे। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। और इसके अलावा इसी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि जितनी भी पावर सेंट्रलाइज थी उसको डिसेंट्रलाइज किया गया।
यानी कि जितनी भी पावर एक जगह थी, उन सबको अन्य छोटे-छोटे हिस्सों में वितरित कर दिया गया, यानी कि अभी तक पूरी सत्ता केंद्र में थी और उसको अब प्रांतीकरण कर दिया गया था। इसके अलावा जो तीसरा अधिनियम आया, वो था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या-क्या काम हुए? इसके अंतर्गत सबसे पहला काम ये हुआ कि भारत में सबसे पहली बार निर्वाचन शब्द का उपयोग किया गया था। तो 1892 के अधिनियम में निर्वाचन शब्द का उपयोग किया गया था। इसके बाद सबसे पहली बार यहाँ पर बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया भारतीय लोगों को। इसके पहले भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। तो ये तीन काम 1892 के भारत परिषद अधिनियम में किए गए। इसके बाद जो अधिनियम आया वो था 1909 में आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इस समय जो मार्ले है ये भारत का राज्य सचिव था। इसमें पहला काम किया गया कि भारतीय मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया और मुसलमानों को मतदान के विशेष अधिकार भी दिए गए। यहाँ पर ये किया गया कि एक तरह से फूट डालने के लिए ये प्रावधान किया गया कि मुसलमानों को हम लोग अलग निर्वाचन मंडल देंगे और उनको मतदान के विशेष अधिकार भी देंगे। मतदान के विशेष अधिकार का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुसलमान आदमी है, वो अगर एक मत डालेगा तो उसके मत का मूल्य होगा 2, यानी उसका एक वोट 2 वोट के बराबर होगा। हालांकि ये सब प्रावधान जो थे वो भारत में रह रहे लोगों के बीच, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उनके बीच फूट डालने के लिए किया गया था और जिन्होंने समझा उन्होंने इसका विरोध किया। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम आरक्षण शब्द का भी इस्तेमाल यहीं पर किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर आरक्षण का भी प्रबंध किया गया। और एक और चीज जो थी वो गांधी जी का एक कथन था। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने ही भारत का सर्वनाश किया है, क्योंकि इसने क्या किया था, लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं सफल भी हुआ था। ये गांधी जी के कथन थे। इसके अलावा जो पांचवा अधिनियम बनकर भारत आया वो था 1919 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था कि 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। इससे पहले 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। फिर जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना, तो उसने क्या किया, वहां से द्वैत शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया। किसने खत्म किया था? बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उसने वहां से द्वैत शासन खत्म कर दिया था। अब एक बार फिर से यहाँ पर द्वैत शासन लगा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटिश अफसरों को जो वेतन दिया जाता था, अब पुनः ब्रिटेन से दिया जाने लगा। इससे पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो इसी के तहत सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष मत की शुरुआत की गई। और यहाँ पर महिलाओं को मतदान का भी अधिकार दिया गया, लेकिन इससे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इसके अलावा 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बेकर्स। तो सर रॉस बेकर्स जो थे वो भारत के केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। इसके बाद साइमन आयोग भारत आया 1927 में। तो नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष जो था वो था जॉन साइमन और इसका उद्देश्य था 1919 में लाए गए द्वैत शासन को सुनिश्चित करना। यानी कि जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था, उसको सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। इसे श्वेत आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी लोग सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज थे, यानी कि गोरे लोग थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग कहा जाता है। ये 1928 में आया था। गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। इसका काफी विरोध भी हुआ और इसके विरोध के दौरान डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने एक नारा दिया था, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। तो ये नारा किसने दिया था? डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने। इसमें एक जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो ये कि विरोध के दौरान क्या हुआ था, लाहौर में 1928 में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हुआ क्या था कि दंगे भड़क गए थे और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और इस वक्त जनरल था, जनरल स्कॉट इसका इंचार्ज था और इसकी रिपोर्ट को 1930 में सबमिट किया गया था। यहाँ पर कुछ लोगों ने साइमन आयोग का स्वागत भी किया था, जिसमें 3 चीज़ें शामिल थीं। बी आर अम्बेडकर, यूनियन पार्टी और मोहम्मद शफी ग्रुप, इनका संबंध मुस्लिम लीग से था। ठीक है। इसके बाद 1928 में ही भारत का जो राज्य सचिव था वो इस समय बनकर आया था लॉर्ड बर्कनहेड। तो ये जब राज्य सचिव बन के आए थे तो ये मोतीलाल नेहरू से मिलने गए थे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने इनके सामने स्वराज की मांग रखी और उनसे बोला कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए और हमें हमारे तरीके से शासन चलाने दीजिए। लेकिन इस पर लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि अगर हम आप लोगों को आज़ाद कर भी दें फिर भी आप लोग इतने योग्य अभी नहीं हैं कि अपने देश का शासन
चला सकें। तो इस पर इन्होंने नेहरू के सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, अगर आपको स्वराज चाहिए तो आप एक काम कीजिए, आप पहले एक दस्तावेज़ बनाइए और उसपे ये लिखिए कि आप किस तरह से अपना देश चलाएँगे। अगर हमें सही लगेगा तो फिर हम उसके आगे आपसे बात करेंगे। तो इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी में अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू जी खुद स्वयं थे। इसमें 10 सदस्य शामिल थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर अली इमाम, ये मुस्लिम लीग से थे, शोएब कुरैशी, एस अरे और इसके अलावा M.R. जयकर, G.R. प्रधान, तेज बहादुर, M.N. जोशी तथा सरदार मंगल सिंह इत्यादि लोग थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू समिति में सदस्य के रूप में ज्वाइन किया था। और ये सब किस पार्टी से संबंध रखते थे ये आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबके सामने, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब जो ये समिति बनाई थी मोतीलाल नेहरू जी ने, इस समिति का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जिसमें संविधान के सारे प्रावधान लिखे हों। हालांकि उस टाइम पे संविधान का ख्याल नहीं आया था, लेकिन उसमें एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हों कि किस तरह से हमारा देश चलाया जाएगा और उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे लोगों के लिए और राजनीतिक दलों के लिए, ये सब चीज़ें उसमें लिखा जाना था। और इस दस्तावेज को तैयार किया गया था इस समिति के द्वारा जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। ठीक है। तो यहीं पे आगे मैंने लिखा है इस समिति का काम एक ऐसा मसौदा यानी कि रिपोर्ट तैयार करना था जिसमें वो सारे प्रावधान लिखे हों जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था चलाई जाए, जिसे मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया, जिसमें सारे प्रावधान व मौलिक अधिकार लिखे थे। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें मौलिक अधिकारों को भी जगह दी गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस मसौदे को तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय यानी कि सारे दलों को बुलाकर एक बैठक बनाई गई और जिसमें इस मसौदे को पेश किया गया इस पर चर्चा करने के लिए इसमें क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी और इस मसौदे को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जो ये मसौदा बन के तैयार हुआ था उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब टाइम आता है 1928 का। तो इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया, मसौदा तैयार किया गया था। इसे बोला जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि इसको ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें थी जो हमारे संविधान में आज की डेट में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या मांगे की गई थी, क्या क्या प्रावधान लिखे गए थे, उसमें से कुछ मुख्य बिंदु थे जो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके जो प्रमुख प्रस्ताव थे, मतलब कि क्या क्या मांगे थी, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो इस प्रकार थे। इसमें से पहला था डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को दिया जाए। डोमिनियन राज्य का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अधिकार जो है वो ब्रिटिश सरकार का रहेगा, लेकिन जो वहाँ की राज्य व्यवस्था है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो यहाँ भारतीय लोगों के द्वारा चलाया जाए। इसको बोला गया डोमिनियन राज्य और इसकी मांग की गई। इसके अलावा मतदान का आधार वयस्क मताधिकार होना चाहिए, ऐसी मांग की गई। यानी कि जो मतदान हो उसके लिए एक आयु वर्ग चुना जाए कि इतने वर्ष होने के बाद ही आपको मतदान देने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अलग निर्वाचक मंडल ना देकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी सीटों को आरक्षित किया जाए। अब इसके पहले जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या किया गया था कि अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था, जैसे वहाँ पे मुस्लिमों के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ये मांग की गई कि अलग से निर्वाचन मंडल ना दिया जाए, बल्कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में जितनी उनकी जनसंख्या है उसके आधार पर उनके लिए सीटों को आरक्षित किया जाए ताकि उन सीटों पर उनकी दावेदारी बनी रहे। इसके अलावा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए, ये मांग भी की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाए, स्थापना की जाए, ये मांग की गई। और महिलाओं को पुरुषों को बराबर अधिकार दिया जाए, ये बहुत अच्छी मांग की गई एक। और एक चीज़ ये मांग की गई कि धर्म और राजनीति का पृथककरण किया जाए, यानी कि धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखा जाए। तो इन चीज़ों को इस रिपोर्ट में मांगा गया था। तो इन सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट को दिल्ली में एक बैठक में पेश किया गया था तो उस सारे सदस्यों में, तो देखिए, जब 1928 में ये रिपोर्ट यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी इसको दिल्ली में एक जो सारे दलों को बुला के बैठक की गई थी उसमें सबकी सहमति के लिए कि सबको इससे कोई ऐतराज नहीं है, ये जानने के लिए एक बैठक बुलाई गई जिसमें सारे दलों ने अपनी सहमति दे दी। लेकिन सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे इंसान थे, उन्होंने बोला कि नहीं,
मुझे ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल हो, ठीक है, और जबकि इसमें प्रावधान किया गया था कि अलग से निर्वाचक मंडल ना होकर उनकी सीटों के अनुपात के आधार पर सीटों को आरक्षित कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला नहीं, जितने भी मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल, उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए। और यही कारण था कि इस वजह से ये प्रस्ताव यहाँ पर पूर्ण रूप से निरस्त हो गया। इसके बाद 1929 में पूर्ण स्वराज को, इसके पहले लक्ष्य क्या था? स्वराज्य था, लेकिन अब जो लक्ष्य है वो हमारा है पूर्ण स्वराज। अब इनका लक्ष्य ये हो गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और ये लक्ष्य किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ना तो हमें डोमिनियन राज चाहिए, ना ही हमें स्वराज चाहिए, और ना ही हमें डोमिनियन राज चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। और इसीलिए 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसके अलावा 1930 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, और वहाँ पर जो दंगे हुए थे भारत में, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे जिनमें लाला लाजपत राय भी थे, तो इससे क्या भारतीय बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो भारतीयों की नाराज़गी को देखते हुए वहाँ की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित करते हैं और भारतीय राजनीतिक दलों को बुलाते हैं यहाँ पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, ताकि भारतीयों को लगे कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और इसी उद्देश्य से आगे चल के लंदन में 3 सम्मेलन कराए गए, जिन्हें गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। 3 सम्मेलन कराए गए जिन्हें गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। इसका पहला सम्मेलन 1930 में हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। इसमें क्या-क्या चीज़ें हुई? सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि इसका कांग्रेस ने पूरी तरह से बहिष्कार किया, यानी कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नहीं गया। लेकिन इस सम्मेलन में जो गए वो थे भीमराव अंबेडकर, और इस सम्मेलन में नहीं बल्कि तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि वो कौन से नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, और वो थे भीमराव अंबेडकर। सन 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? अधिवेशन में मौलिक अधिकार को लक्ष्य घोषित किया गया, और अंग्रेजों से मौलिक अधिकारों की मांग शुरू की गई। और इसी के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से मौलिक अधिकारों की मांग के लिए, तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम सब भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। फिर ये देख लेते हैं कि 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें मुख्य मांग थी मौलिक अधिकार, और गांधी जी मौलिक अधिकारों की मांग करने के लिए लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन जब गांधी जी ने वहां पर जाकर मांग की थी, तो अंग्रेजों ने बोला था ठीक है, जब अगला अधिनियम आएगा तो हम वहां पर आपके मौलिक अधिकारों को जरूर स्थान देंगे। और ये वादा करके गांधी जी को वहां से विदा कर दिया गया। लेकिन जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं किए गए थे। और अब हम देखेंगे वही चीज़। इसके बाद सन 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। तो भारत शासन अधिनियम जो था 1935 का, उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे संविधान में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। लगभग 70% से भी ज़्यादा संविधान इस अधिनियम से लिया गया था। तो इस अधिनियम और हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इस अधिनियम में मौलिक अधिकार को सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये एक विशेष अंतर है कि भारत शासन अधिनियम और हमारे संविधान में। तो भारत शासन अधिनियम और हमारे संविधान में ये एक मुख्य अंतर पाया जाता है। इस संविधान में, यानी कि इस अधिनियम में 10 सूचियां थी, 321 अनुच्छेद थे तथा 14 भाग थे। इसके इसके आने के बाद प्रमुख कार्य क्या हुए? सबसे पहला कार्य यह हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। पहले प्रांतों में एक द्वैत शासन लगाया गया था, तो उसको समाप्त करके अब केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक सुप्रीम कोर्ट जो था उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि जो सन 1772 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो अब कहाँ? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि वहाँ से ट्रांसफर करके दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। लेकिन जो ये स्थानांतरण हुआ था वो
कार्य करना 1937 से चालू किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके अलावा संघीय सरकार की भी स्थापना की गई और शक्ति को राज्य एवं केंद्र के मध्य बांट दिया गया। इसके साथ ही यूपीएससी की भी स्थापना हुई और 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी जो आज हम बर्मा देखते हैं वो पहले भारत का ही हिस्सा था और 1937 में चलकर बर्मा और भारत दोनों को अलग कर दिया गया, दोनों का बंटवारा कर दिया गया था। तो आज हम लोगों ने ब्रिटिश क्राउन के अधीन किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। और यहाँ से जो हमारा संविधान के विकास की प्रक्रिया थी समाप्त हुई और आगे चल के हम देखेंगे संविधान सभा के लिए कौन कौन सी समितियां बनी और कैसे संविधान को लागू किया गया, कौन कौन सदस्य थे, कौन अध्यक्ष थे, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।